बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। इलेक्शन तो अभी दूर है, इलेक्शन से पहले जो कुछ हो रहा है वो ऐसा माहौल बता रहा है कि शायद मुल्क के अंदर कोई अजीब ही निज़ाम इस वक्त राइज है। आप देख रहे हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, यानी आज तारीख ख़त्म हो गई, आज का दिन मुकम्मल हो गया जब कागजात नामजदगी दायर किए जाने थे। अब इन पर एतराज़ात आएंगे, इनकी जाँच पड़ताल होगी, एक्सेप्ट होंगे, रिजेक्ट होंगे, फिर ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, वो सिलसिला तो बाद का। लेकिन सिर्फ एक जमात ऐसी है जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उससे जुड़े हुए लोग जो जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, इस वक्त जो हो रहा है उसका डायरेक्ट जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार निगरान हुकूमत है? क्या इसकी जिम्मेदारी हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर डाल सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा? जबकि अगर इलेक्शन कमीशन की पूरी आप ऑर्गेनाइजेशन को देखें, बहसियत एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसके पास कोई अपना इख्तियार तो है लेकिन कोई एग्जीक्यूटिव फोर्स नहीं है। वो हैविली डिपेंडेंट है रियासती इदारों के ऊपर, रियासती मशीनरी के ऊपर। जो इस वक्त हो रहा है वो अलार्मिंग है। हालात किस तरफ जा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इलेक्शन से पहले ये माहौल है तो इलेक्शन वाले दिन क्या होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इस वक्त एज वी स्पीक बल्ले का निशान भी गंवा चुकी है, उसके कैंडिडेट्स अगर इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे तो किस नाम से, किस सिंबल से लोग उनको वोट करेंगे, तो किस तरह कर पाएंगे? इलेक्शन कैंपेन वो करेंगे तो किस तरह कर पाएंगे? रोज़ आप देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर, क्योंकि अब मैं कहता हूँ इस डे एंड एज के अंदर आप कुछ छुपा नहीं सकते, हर मोबाइल के अंदर कैमरा है। आप देख रहे हैं कि कोई नॉमिनेशन पेपर फाइल करने जा रहा होता है, किसी के फाड़ दिए जाते हैं कागजात, किसी के छीनने की कोशिश की जाती है, कहीं वकला दबोच लेते हैं और धुलाई करते हैं उस शख्स की जो कि नॉमिनेशन पेपर्स पकड़ने की या छीनने की कोशिश करता है। एक ऐसा माहौल जिसे हम ये कह सकते हैं कि सियासी जंग इलेक्शन से पहले ही शुरू हो चुकी है। हमारे हालात क्या हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? तो ये एक बेहतरीन मौका है जब हम कम से कम एवेल्यूएट कर सकें कि हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त निज़ाम है, क्या ये उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं एक वीक डेमोक्रेटिक सिस्टम का, या ये लड़ाई कुछ ऐसी है जो कि शख्सियात के बीच में है, अब शायद इदारों के बीच में भी नहीं रही। इसके ऊपर एक बेहतरीन तज्जिया हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सोहेल बड़ाइच साहब, मुल्क के मुमताज़ तज्जिया निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया जनाब सोहेल बड़ाइच साहब आपका। जनाब सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं। बुखारी साहब, आपके नज़दीक 2018 का जिक्र बड़ाइच साहब ने भी किया, अब हमारे लिए नया तो वाकई नहीं है। 2018 में जो हुआ वो एक नए तरीके से हुआ, वो भी एक तरह के RTS बैठ गया, लेकिन प्री पोल भी रिगिंग हुई, पोलिंग डे भी हुई, फिर पोस्ट पोल भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन जो जितना ब्लेटेंट ये सब कुछ है कि आरओज लिख रहे हैं जी कि पुलिस इन्वॉल्वमेंट कर रही है और खींचे जा रहे हैं नॉमिनेशन पेपर्स, ये बड़ा कट थ्रोट है। और शायद कोई और अगर इसे एवेल्यूएट करे तो ये भी कहेगा कि ये गैर कानूनी भी है, गैर महज़ब भी है, गैर जमहूरी भी है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये शख्सियात की जंग है या ये पावर पॉलिटिक्स है प्योर? बहुत शुक्रिया आपका, याद किया आपने। गुजारिश ये है कि वो आपने एक सगे सुतेले की जो चलाई थी उसमें एक इजाफा कर ले, आगशुदा होता है एक आगशुदा। अच्छा, तो ये खान साहब जो हैं, अच्छा, और उनकी पार्टी आग की हुई पार्टी है, आगशुदा पार्टी। जो कानूनी तौर पे जो आगशुदा हो जाते हैं फिर उनकी वापसी बहुत मुश्किल होती है। हमने कभी सुना नहीं है कि आग किया वो अखबार में भी छप जाता है ना, उसकी खबरें छप जाती हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस एक तो ये मंजर क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो तरीके इंसाफ का बाकी मानदा हिस्सा है उसमें ना इलेक्टेबल्स हैं जो पार्टी को एक यानी उसकी मौजूदगी का एहसास दिला सकते थे। वो नए घोंसलों में बस गए हैं, जिस स्पीड से आए थे उससे ज़्यादा स्पीड से उड़ के चले गए नए घोंसलों। पता नहीं उनका बनेगा क्या है। करेक्ट। दूसरी जो इसकी लीडरशिप थी, जो हॉक्स थे, वो या जेलों में या मफरूर है। बाकी बचे हैं वकला और वो लोग जो अभी घरों में बैठे हुए हैं, उनको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हमने बाहर निकल के वोट डालने जाना भी है कि नहीं। वकला जो है उनको इलेक्टेड प्रोसेस का कोई तजर्बा नहीं, और अदालतों में केस लड़े हुए हैं लेकिन कभी फील्ड में आके जो उसकी साइंस है पूरी इलेक्शन मशीनरी जो है उसका कोई तजर्बा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली वकला के जो धड़े हैं उनमें भी इत्तेफाक नहीं है। यानी मैं मिसाल देने बैठूंगा तो बहुत वक्त गुजर जाएगा। शेर अफजल मरवत सर किसी को लीड कर रहे हैं, हामिद खान साहब पुराने को लेके बैठे हुए हैं, शोएब शाहीन साहब नई लाइन लेके बैठे हुए हैं, एंड सो ऑन। तो इस किस्म के कड़मास में, जिसको कहते हैं ना पंजाबी ज़ुबान में,
दो बड़ी पार्टियों का मुकाबला करना और इलेक्शन में फिर ऐसी पोजीशन हासिल कर लेना जो पहले भी खुद से नहीं आई थी, वो उसके बारे में किसी रॉकेट लेकिन अब ये दावा है ना कि अब मकबूलियत सबसे ज़्यादा है, बाकी जमातों से पहली ज़्यादा बात तो ये है कि मैं और वड़ैच साहब बहुत सीनियर आदमी है, वो भी जानते हैं कि जलसों में जाने वाले लोग वोटर्स नहीं होते कभी भी, किसी के भी जलसे में जाने वाले, इनके नहीं सिर्फ। दूसरी बात ये है कि ये वोटर्स को घर से उठा के वो पोलिंग स्टेशन तक लाना भी एक पूरी रॉकेट साइंस है। ऐसे ही है, ऐसे ही। ठीक है, खास तौर पे जिसको दही वो नहीं इलाकों में। आता उसके पास से वो नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक। दूसरी बात ये कि जो आपके फैसिलिटेटर थे वो अब आपके विलन है। वो किसी ने विलन नहीं बनाया है, ना उन्हें कोई नई हीरोइन मिली है, वो तो तलाश कर रहे हैं ना कौन बनेगी दुल्हन। तो ये कसूर भी आपका अपना है। अच्छा, हम ये भी कहते हैं ना कौन नया हीरो बनेगा। हीरो हीरोइन एक ही बात है, फिल्म में दोनों लीडिंग रोल। एनीवे, हैविंग सेड दैट, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो कुछ इस वक्त ग्राउंड पे हो रहा है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे तरीके ईजाद हो चुके हुए हैं। आपको पता है 2018 में कोई सोच सकता था कि इस तरह भी कभी इलेक्शन हो सकता है? जिससे 2018 में पूरा आरटीएस ही बैठ जाए। ठीक है, आरटीएस बैठ जाए तो पोलिंग स्टेशन एजेंटों को उठा के बाहर फेंक दे, कुंडे लगा ले, 3-3 दिन तक रिजल्ट ना दें आप। ये सारा कुछ भी तो नया था ना, पहले नहीं हुआ था कभी। एनीवे, मैं समझता हूँ कि ये कोई किसी का बेवकूफ़ाना फैसला है कि आप लोगों से उनके पेपर छीन लें। और भैया आप पेपर रिजेक्ट करा देना, अगर आपने कार वारदात ही डालनी है, आप रुकवा दें, उसमें 50 इतराज़ निकाल लें, आप उसको बेअपना तरीके। और ये बहुत भूंडा तरीका है, ये जो हो रहा है, आप जो हो रहा है बहुत भूंडा है, कंडेमेबल है, नहीं होना चाहिए। मतलब ये तो जो भी कर रहा है गैर मौजूद नहीं, वो पूरे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को जीरो कर रहे हैं। ऑलरेडी हो रही है, इलेक्शन तो भी बहुत दूर है। उससे पहले ही लोग जो हैं, जो भी सुनता है, जो भी देखता है, इसमें मुझे नहीं पता कि कितने जेन्युइन वाकयात हैं और कितने मेडअप है, हमेशा होता है ये। लेकिन जिस तरह के वाकयात हम देख रहे हैं, ये तो बहुत भूंडा तरीका है। जिसने भी किया है, जो भी इसका मास्टरमाइंड ऑथर है, वो बहुत बुरा ऑथर है। और इससे क्रेडिबिलिटी तो जीरो हो ही रही है, नुकसान होगा बाकी पार्टियों का भी। भाई रिकन्सिलिएशन बुखारी साहब आपके नज़दीक हो पाएगी? क्योंकि जितनी नफरत या पोलराइजेशन इस वक्त मौजूद है, इतनी बुरी बिटर डिवाइड है, और एक तरफ तहरीक इंसाफ की पोजीशन ये है कि नहीं हम मकबूल हैं पर हमें रियासती जबर का हम निशाना बन रहे हैं। जब उनको ये कोई आईना दिखाता है कि आपने खुद क्या किया तो वो उनको बुरा लगता है। लेकिन ऐसे माहौल में रिकन्सिलिएशन, कोई भी वज़ीर आज़म आ जाए, कोई भी हुकूमत आ जाए, इस निज़ाम में रिकन्सिलिएशन हो सकती है जिसके दाई बहुत से लोग हैं? देखिए, 2-3 तरह की इस्तिलाहात हमने सुनी है माजी में भी, लेकिन वो अभी तक ट्रांसलेट नहीं हो सकी रियलिटी में। एक है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन के सारों को साथ लेके चलना, सारे एक पेज के ऊपर आ गए। दूसरी है नेशनल गवर्नमेंट, ये इस्तिलाहात हैं जो इस्तेमाल होती रही हैं। और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कंसेंसस, एक ये भी हमने सुना। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है हमारी पॉलिटिक्स में, ख्वाहिश की जा सकती है इसकी। दूसरी बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब के बारे में जो लाडलेपन की बात करते हैं, वो चिप ही नहीं है उनके सिस्टम में। अच्छा। बिल्कुल कोई दो राय नहीं। और ये मैं कोई इंकशाफ नहीं कर रहा, ये जो फैसले करते हैं उनको पता ही है। इसीलिए आपने देखा है कि हमेशा उनका सरपरस्ती का हाथ जो है उनके छोटे भाई पे होता है। हाँ। उन पर कभी नहीं होता। तो एक तो ये अगर आप तवक्को रखें कि वो इलेक्शन जितवा देंगे इनको, और जितवा के फिर वो इन पर ट्रस्ट करेंगे कि ये कोई पंगा नहीं लेंगे, ये तो आप भूल जाएं, तो होने नहीं है। 3 हुकूमतें मौसूफ गवा चुके हैं इसी पंगों के ऊपर। 4 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लड़ाई हुई, 3 चीफ जस्टिस से हुई। ये रिकॉर्ड की बात है, मैं वो मौजूद है। ठीक, तो वो चिप नहीं है उनके अंदर लाडला बनने की। आपने देखा है हर नई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक टेढ़ापन कोई ना कोई मौजूद है। तो इसलिए वो तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, वो तो नहीं बनेंगे। अब वो अगर नहीं बनेंगे और उनको भी पता नहीं बनेंगे ये, तो फिर ये मुस्लिम लीग इलेक्शन कैसे जीतेगी? ये मैं रोज़ ये सवाल लेके सोता हूँ सुबह जवाब सोचने के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो वड़ैच साहब ने बात की, जो बदतरीन काम किया है अदलिया ने, वो तो उसका जिक्र नहीं किया उन्होंने। और वो है कि एक मिलिट्री डिक्टेटर को 3 साल तक आइन में अपनी मर्जी से अमेंडमेंट का इख्तियार तो किसी दुनिया की पार्लियामेंट में, चाहे वो बनाना रिपब्लिक है, वहाँ भी नहीं हुआ। आइन को जिप लगा दी थी, खोले। और दूसरा ये कि मार्शल की इंडेमनिटी जो है, इसके भी रिवाज आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जब आप रिकॉल करते हैं आपकी हिस्ट्री, तो जुडिशल हिस्ट्री भी कोई गोल्डन हिस्ट्री हमारी नहीं है। भुट्टो का केस तो खैर और भी बदतरीन है, जिसको जुडिशल मर्डर कहा गया। हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल ये है कि कोई पार्टी अगर आप समझते हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभरेगी या अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी, ये ख्वाब देखने आप बंद कर दें।
ये ना इस इलेक्शन में होने जा रहा है ना आने वाले इलेक्शनों में होने जा रहा है, क्योंकि दोनों ही आजमा चुके हैं वो। जो जिस तरीके से भी मेजॉरिटी दिलवाई गई थी, लेकिन हुकूमत तो बनी ना खान साहब की, फिर उसका क्या नतीजा निकला उनके हक में। बाकी क्या काम किया उन्होंने, कोई नहीं किया है वो तो छोड़ दें। उनको तो अब सबक आ गया है कि भाई साहब हाथ नहीं रखना, इनको इस काबिल ही ना छोड़ें कि ये वो वाला हाल कर सकें जो खान साहब ने किया। बुखारी साहब, हमने देखा उमर अता बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस रहे तो बड़ा एक माहौल था कि बड़ी उन पे भी कहा जाता था कि सहूलतकारी की जाती थी, इमरान खान साहब के लिए बड़ा नरम गोशा था। अब तहरीक-ए-इंसाफ को हक में इमरान खान साहब को बेल मिली साइफर केस में और रिड्रेसल्स हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर भी तनकीद मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट पे ही कर रही है, हालांकि बड़े इंडिपेंडेंट जजेस हैं जो ये फैसला कर रहे हैं। बट सवाल ये है कि बल्ले का निशान तहरीक-ए-इंसाफ एज बी स्पीक गवा चुकी है। तहरीक-ए-इंसाफ के लिए सैनिटी प्रिवेल कराने के लिए या एटलीस्ट लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आपको लगता है अदलिया इंटरवीन करेगी कुछ मामलात में, और अगर करेगी तो क्या उससे इदारों का टकराव हो सकता है? क्योंकि इक्वेशन तो बड़ी सादा हो जाती है उसमें। पहली बात तो यह है कि अब अदलिया वो अदलिया नहीं रही है, ना ये खोसवी है, ना साकबी है, ना बंदियाली है, ये तो एक और अदलिया है। ये अदलिया क्या रास्ता इख्तियार करेगी वो तो अभी देखना बाकी है, क्योंकि कड़ा वक्त तो अब आने वाला है। चीफ जस्टिस साहब ने अपना इंटेंट तो जाहिर कर दिया, उन्होंने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी है, खास तौर से 2 बड़े केसेस को लाइव दिखा के लोगों से कि हमारा अपना कोई एजेंडा नहीं है। ये भी पहली दफ़ा हुआ है, पहले नहीं हुआ कभी। तो तवक्को हम कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट विल नॉट प्ले फाउल, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हुई है पिछले 5 साल के अंदर, उसकी भी कहीं मिसालें नहीं मिलती। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को फारिग किया गया, वही एक्सपेक्ट कि ऐसा ना हो। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक खान साहब का है, अगर कोई ये तवक्को कर रहा है या किसी को ये उम्मीद है कि वो दोबारा फिर सही रास्ते पर आके और सही मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बनेंगे, ये आप भूल जाएं। अब अभी एब्सोल्युटली ये आप भूल जाएं। उनको जो यकीन दिला दिया गया है कि आप अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, अल्लाह आपसे ख़ास काम लेना चाहता है, आप रियासत मदीना के वाली हैं, वो तो इनको ये तो कीड़े मकोड़े हैं। आपको पता नहीं है, जब आप एक सियासतदान ये कहे मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, सब जेलें भर दूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। हु इज़ गोना ट्रस्ट सच ए पर्सन? मेरा ख्याल ये है कि अगर लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि ये जो 2024 का इलेक्शन है जनवरी का, इसमें खान साहब फिर एक कुव्वत बन के उभरेंगे, तो भूल जाएं। He will have to wait for a उभरेंगे या उभरने नहीं दिया जाएगा, मतलब either way, बात एक ही